फ्रेंड्स, अपने पिछले टॉपिक फ्रेंच रिवॉल्यूशन को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको आज फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आगे कुछ इंफॉर्मेशन और नॉलेज देने वाली हूँ। ठीक है, अगर आप इसे एक स्टोरी की तरह लेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और अगर आप डेट्स के चक्कर में और तमाम तरह की चीज़ें कि कैसे याद करें इसको, कहाँ से याद करें, तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको की पॉइंट्स के हिसाब से मैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 1789 डेट आपको हर कीमत पे याद रखनी है। 1789 ही ये पूरा जो ईयर है, इसी में जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही कहलाता है, और इसी को मानते हैं हम कि यहाँ से फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं आपका ये स्टेट जनरल। तो इसको समझना होगा स्टेट जनरल क्या है। एक्चुअली क्या होता था कि जो राजा होता था, और जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट मैंने आपको सोसाइटी का बताया है, ठीक है, और प्लस इंक्लूडिंग विद आपका थर्ड स्टेट, ये तीनों स्टेट और राजा की और उनके जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप था उनकी एक मीटिंग बुलाई जाती थी। ठीक है, तो मीटिंग बुलाई है, तो आपको डेट याद रखनी है 5 मई 1789, आपको ये डेट याद रखनी है। इसमें मीटिंग बुलाई जाती है। मीटिंग में आपके जितने भी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स है, आपके जितने भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं, सोसाइटी को, आम पब्लिक को या फ्यूडलिज्म को, एरिस्टोक्रेसी को किस तरह की प्रॉब्लम्स, या चर्च अपनी क्या समस्याएं देता है, राजा सलाह क्या देता है, और जो दूसरे अदर रिच पीपल हैं, जो लैंडलॉर्ड हैं, सब जो अपना इसमें वो व्यूज रखेंगे, ये सारी चर्चा, या हम इसको एक राजनीतिक संगठन का चर्चा भी मान सकते हैं। एक राजनीतिक ग्रुप की तरह ये इकट्ठा होते थे, मीटिंग बुलाते थे और अपनी सारी प्रॉब्लम्स को वहां बैठकर डिस्कस करते थे। अब ये सारी मीटिंग्स वर्साइलेस के पैलेस में ही बुलाई जाती थी। ठीक है, क्योंकि वो काफी बड़ा था, ग्रैंड वर्साइलेस पैलेस वॉज द ग्रैंड पैलेस, यानी कि अच्छी खासी उसमें जगह थी कि कम से कम हजारों लोग एक साथ उसमें वहां पर इंक्लूड किए जा सकते थे। ठीक है, तो अब हम ये समझेंगे, उसको कहते हैं स्टेट जनरल। जो इनके जो राजा के साथ जो लोग थे, जो काम करते थे एज अ गवर्नमेंट, उनको स्टेट जनरल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्टेट जनरल कहा जाता था। और इसमें जो थर्ड स्टेट है सोसाइटी का, जिसको कोई वैल्यू नहीं दी गई है, उसको इंक्लूड नहीं करते थे। ठीक है, तो इस बार क्या हुआ था कि आपके ये फर्स्ट क्लास से मैं आपको बता दूं 300 रिप्रेजेंटेटिव, सेकेंड क्लास से भी 300 रिप्रेजेंटेटिव, और इस बार थर्ड क्लास से 600 रिप्रेजेंटेटिव्स आए। ठीक है, तो इन सब का क्या था कि इन सब का वोट होता था, एक वोट, यानी कि एक स्टेट से एक वोट माना जाता था, वो पूरे ग्रुप का वोट होता था। और ये आपका, ये आप समझ लीजिए एक वोट इसका। अब आपको इसको समझना होगा, ये वोट का सिस्टम जो था वो क्या था। यानी कि मान लीजिए कोई किसी बात पर सहमति बनती है, यानी कि कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई एग्रीमेंट साइन होता है, या कोई नया लॉ या लॉ एंड ऑर्डर इशू होता है, तो उसके लिए हमको इन सब के एक एक वोट की क्या होगा, एग्रीमेंट होगा, यानी इनका कंसिडरेशन चाहिए, हमको इनका एक्शन चाहिए। ठीक है, इस बार क्या होता है कि ये जो होते हैं, क्योंकि ये जो है ये तो रॉयल फैमिली है, प्लस आपके चर्च हो गया, ये आपका सेकंड क्लास है, ये अमीर लोग हैं, रिच लोग हैं, एरिस्टोक्रेसी है, फ्यूडलिज्म है, कुछ भी कह सकते हैं, और छोटे जितने आपके फादर वगैरह है, पादरी वगैरह, सब इनमें इंक्लूड है। और जो तीसरा ग्रुप है वो आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये गरीबों का ग्रुप है। ये यहाँ पर लोग जो लेबर्स थे, फार्मर्स थे, जितने भी हम कह सकते हैं कि हेल्पलेस लोग थे, वो सब इनमें इंक्लूड थे। तो इनका आपकी बार क्या कहना है? इनका कहना है कि एक वोट नहीं चलेगा। ठीक है, एक वोट से क्या होता है, हम जितने लोग हैं, 600 लोग हैं, हमारे अलग अलग वोट, यानी जो भी यहाँ पर बातचीत हो रही है, जो भी एग्रीमेंट किया जा रहा है, जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, उसमें हमारा इंडिविजुअल वोट चलेगा। यानी 600 में से 400 लोग राजा की बात मानते हैं, 300 लोग मानते हैं, 200 लोग मानते हैं। वो वोट किस तरह से होगा, ये यहाँ ये थर्ड स्टेट ने ये कंडीशन रख दी। ठीक है, कि हमको क्या नाम है, हमारे सारे वोट इंडिविजुअल काउंट किए जाए। अब राजा को ये कैसे मंजूर होता है? किंग डिड नॉट अप्रूव
दिस पॉइंट, यानी कि वो बिल्कुल भी राजी नहीं होता है, वो कंसीडर नहीं करते और ना ही कंटेम्पलेशन करते हैं इसके बारे में, यानी कोई चिंतन मनन भी नहीं करते, कोई सलाह मशवरा भी फर्स्ट और सेकंड क्लास भी नहीं चाहता है कि ये इनको हम इंक्लूड करें, अपने बराबरी का इनको हम दर्जा दें। वो तो हमेशा से उनको इंफीरियरिटी महसूस कराते आए, तो वही वो चीज थी यहाँ पे, सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी। तो राजा ने कहा नो, आई वोंट अलाउ दिस, मैं इसको अलाउ नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा इंडिविजुअल वोट की कोई वैल्यू नहीं है, आपको देना है तो अगर आप अपनी रिस्पेक्ट, अपना ऑनर रखना चाहते हैं, अदरवाइज हम आपका उस एक वोट को भी डिक्लाइन कर देंगे। यानी कि आपको जो हम इतना ऑनर दे रहे हैं, यहाँ आने को दे रहे हैं, यहाँ बैठने को दे रहे हैं, आपको चर्चा में शामिल होने को दे रहे हैं, वो भी खत्म हो जाएगा। तो लिहाजा क्या होता है कि जब अगली मीटिंग बुलाई जाती है, ठीक है, आप समझिए इस चीज को, और वो अगली मीटिंग जब बुलाई जाती है, वो मीटिंग होती है 20 जून को, 20 जून 1789 को किंग को अगली मीटिंग वर्साइलेस के पैलेस में बुलाया जाता है। तो किंग्स और जो उसके जो चमचे होंगे, जो उसके सलाहकार होंगे, एडवाइजर होंगे, वो कहते हैं कि ऐसा करो, इस बार इनको अंदर ही मत आने दो, इनको बाहर रखो, जो भी हम डिसीजन करेंगे, जो भी बातचीत होगी, जो भी फैसला होगा, हम इनको बता देंगे क्या हुआ, ठीक है, इनको अंदर आने की कोई जरूरत नहीं। लिहाजा डोर को क्लोज कर दिया जाता है, डोर हैज बीन क्लोज्ड दैट दे वर नॉट एबल टू एंटर इन द वर्साइलेस पैलेस, और वो एक तरह से नेग्लेक्ट हो गए मीटिंग में अटेंड करने से। वो उनको जो थर्ड स्टेट थी, जो पब्लिक थी, अब आपको एक चीज यहाँ पे समझनी होगी, पब्लिक हमेशा ज्यादा होती है किसी भी गवर्नमेंट से, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से। पब्लिक करोड़ों में हो सकती है, ठीक है, पब्लिक अरबों में हो सकती है, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में, ठीक है। तो वहां पे भी क्या हुआ, वहाँ पब्लिक तो बहुत है, गुस्सा हो गई पब्लिक की, हमको तो अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है, हमको तो शामिल ही नहीं होने दिया जा रहा है, क्या हो रहा है अंदर, हमारे लिए क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं, हमारे लिए क्या फ्यूचर डिसाइड किया जा रहा है, हमारी क्या इकोनॉमिकल एंड सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा रहा है, हमको तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। तो वो नाराज होकर वो कहाँ चले जाते हैं, आपका ये पास में ही था टेनिस कोर्ट, एक टेनिस कोर्ट था, वहां पर सारे जो जितने भी लोग थे वो सारे सब गैदर्ड हो जाते हैं, ये जितने भी साथी थे, अमीर गरीब मजदूर लेबर किसान, और इनके साथ साथ छोटे छोटे जो पादरी थे, चर्च के एम्प्लॉय, जिनको ज्यादा कोई फायदा नहीं हो रहा था, वो भी इनके साथ एक्सप्लॉइट हो रहे थे, उनको भी ये सारी चीजें ठीक लग रही थी। और कुछ एजुकेटेड लोग सोसाइटी में, या हम कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल लोग, जो कि वाकई में एक रिवोल्ट आना चाहते थे, या हम कह सकते सीधे सीधे एक सेंटेंस यूज करें, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं, इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं, दे रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द exploitation and injustice, and they demand the equality in the field of the economical, social and political चाहते हैं। तो वो यहाँ पर सारे इकट्ठा हो गए और वो एक कसम लेते हैं। वो यहाँ पे ये बहुत ही फेमस घटना है फ्रेंच रिवोल्यूशन की, द ओथ सेरेमनी 20 जून 1789 को। वो वहाँ सारे वहाँ इकट्ठा होते हैं गुस्सा होकर, वो कहते हैं हम अपने आप को आज नेशनल असेंबली डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर्ड आवरसेल्फ एज अ नेशनल असेंबली इन द फॉर्म ऑफ द एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर कंट्री। यानी हम सभी अपने आप को एक सभा घोषित करते हैं, हमारी भी एक अलग आइडेंटिटी होगी, हमारी एक अलग पहचान होगी, हम भी इस देश के वासी हैं, सिटीजन है, हमारा भी इस धरती पर या हमारी जमीन पर या हमारे देश पर उतना ही राइट है, उतना ही हक है जितना सबका। यानी देखते अब ये जब कब तक हमको अलग रखते हैं और क्यों नहीं ये कॉन्स्टिट्यूट, अब उनकी जिद आ गई कि अब हम कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, सीधे आपको कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म करना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करना होगा, एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली लानी होगी और एक कॉन्स्टिट्यूट मोनार्किज्म की तरफ चलना होगा। यानी कि अभी वो ये नहीं कह रहे हैं, आपको यहाँ पे समझना होगा, वो ये नहीं कह रहे राजा को हटाओ, राजा को मारो, राजा को भगाओ, ये सब नहीं है। अभी वो सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए एक इक्वालिटी के लिए, एक जस्टिस के लिए, हमको भी राइट्स दिए जाए, हमको भी वोट देने का राइट दिया जाए। यहाँ पे अच्छा एक चीज मैं भी आगे आपको बताऊंगी, वोट का कितना ज्यादा यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन मतलब इश्यूज है कि वोट भी क्या था, वो सबके लिए नहीं था, अंडरस्टूड, उसको मैं बाद में आपको चर्चा करूंगी। अभी मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कहा कि ऐसे से ऐसा होना चाहिए। हम कसम खाते हैं जब तक कि हम एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नहीं स्टैब्लिश कर लेते और मोनार्किज्म में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को इंक्लूड नहीं कर लेते, या हम यूं कहें एक ऐसी गवर्नमेंट नहीं ले आते जो कि राजा के साथ मिलकर इस देश को चलाए, जब तक वो इस चीज को नहीं मानेंगे हम अपनी कसम नहीं तोड़ेंगे। इसी एग्रीमेंट को, इसी डिस्कशन को, इसी कसम को टेनिस कोर्ट ओथ के नाम से जाना जाता है। अब क्योंकि जब आपसे पूछा जाए, मान लो आपसे पूछा जाएगा व्हाट वर द रीजन बिहाइंड द टेनिस कोर्ट ओथ,
यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिख रखा है, डेडलॉक ऑन वोटिंग। उसके पीछे रीजन क्या था? डेडलॉक ऑन वोटिंग, यानी जब राजा ने इस बात को मानने से इनकार किया कि आपका इंडिविजुअल वोट नहीं चलेगा, सिर्फ एक ही वोट मान्य होगा, यानी एक ही वोट की वैल्यू होगी, उसी को माना जाएगा, उसी को समझा जाएगा। इसीलिए क्या हो गया? डेडलॉक हो गया इस बात पे, वोटिंग की बात पे। तो थर्ड स्टेट था, वो नहीं माना, उसने कहा नहीं वोट करेंगे तो सब करेंगे। राजा ने कहा कि नहीं, वोट एक चलेगा, इंडिविजुअल वोटिंग नहीं होगी। इसी डेडलॉक पर ये हुआ कि हम कसम खाते हैं, जब उनको अंदर नहीं घुसने दिया गया तो सारे इकट्ठे हो गए और वहां पर उन्होंने कसम खाई कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन जरूर ला के रहेंगे और राजा को इसको कंसीडर करना होगा, ना कि राजा को करना होगा। जितना भी आपका स्टेट जनरल है, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव जो ग्रुप है और जितना भी उनका सलाहकार ग्रुप है, उन सबको इसको कंसीडर करना होगा। जब तक नहीं मानेंगे हम इसको मतलब एक रिवोल्ट के फॉर्म में ले आएंगे, यानी हम अपनी बात मनवा के रहेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट में। अब जब ये घटना घट गई आपकी, राजा को लगा कि अरे द पब्लिक इज बीइंग रेज्ड हो रही है, रिसेंटमेंट में आ रही है पब्लिक, तो पब्लिक इज कमिंग ऑन द रिसेंटमेंट अगेंस्ट द रॉयल फैमिली, अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो राजा को इनसिक्योरिटी फील होने लगी। तो ये अफवाह फैलाई गई कि अभी बहुत जल्द मतलब राजा सब अपने पावर को यूज करेगा, सोल्जर्स को भेजेगा, सब अरेस्ट किए जाएंगे, सबको जेल में डाल दिया जाएगा या मार दिया जाएगा, उनको फांसी दे दी जाएगी या उनको खत्म कर दिया जाएगा गोली मार के, या जैसे भी वॉट एवर द प्रोसेस एट दैट टाइम वॉज गोइंग ऑन, यानी उस वक्त जो भी सिस्टम रहा उसके हिसाब से उनको मार दिया जाएगा। अब ये जब ये चीज आई तो पब्लिक और भी ज्यादा अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगी कि अब हमको अपनी जान बचाने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे हम क्या करें कि हम अपनी सुरक्षा कर सके, अपने आप को सिक्योर कर सके। ठीक है, तो सारी की सारी पब्लिक को ये बात पता थी। वहां पर मैं आपको बता दूं, एक किला था जो कि जेल के फॉर्म में काम कर रहा था। किले का नाम था बैस्टाइल। आपने इस हिस्ट्री में इस घटना को स्टोर्म ऑफ बैस्टाइल के नाम से जाना जाता है और ये डेट की आपकी 14 जुलाई 1789। इस डेट को याद रखना बहुत जरूरी है, 14 जुलाई 1789। सारे पब्लिक इकट्ठा हुए, उनको ये भी पता था कि राजा अपने जितने भी आर्म्स हैं वो सारा उसका जो आर्मर है वो सारा वहां पर वो इकट्ठा रखता है, सारा जो जितना आर्म्स का जो फैक्ट्री कह लो या कुछ भी कह लो वो सब वहां रहता है और कैदी भी वहां पर है। लिहाजा क्या जनता जैसे टूट पड़ी उस किले पर और बिल्कुल उस किले को तहस नहस करके रख दिया और सारे आर्म्स लूट लिए और वहां पे जितने भी कैदी थे, ज्यादा कैदी नहीं थे, 7-8 कैदी थे, उनको भी छुड़ा लिया गया, वो भी उसमें शामिल हो गए उनके रिवोल्ट में। ठीक है, तो इस तरह से करके उन्होंने आर्म्स वगैरह सब लूट लिए। अब एक रॉयल फैमिली में एक डर सा पैदा हो गया। लेकिन अभी आपको मैं ये सारी पूरी घटना भी और बता दूं मैं आपको, जो 14 जुलाई 1789 है, आपको मैं इस तरह से थोड़ा क्लियर कर दूं कि इतनी खास मैं आपको इतना प्रेशराइज क्यों कर रही हूँ इस पर, क्योंकि आज भी फ्रांस में इसे एज अ नेशनल डे, फ्रांस में इसे किस तरह से आज भी सेलिब्रेट किया जाता है एज अ नेशनल डे। हर 14 जुलाई को फ्रांस को नेशनल डे, जैसे हमारे यहाँ रिपब्लिक डे मनाते हैं, हमारे यहाँ इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, ठीक है, उसी तरह से फ्रांस में नेशनल डे मनाया जाता है 14 जुलाई। ठीक है, अभी 2016 में 14 जुलाई में जब नेशनल डे वहाँ फ्रांस में मनाया जा रहा था, एक घटना भी घटी थी, किसी सैटरडे ने वहाँ पर अंदर ट्रक ले जाकर लोगों को इंजर्ड भी कर दिया था। बहरहाल तो मैं आपको बता दूं कि नेशनल डे के फॉर्म में इस घटना को, और यहीं से अगर हम कहें, अगर हम मैं यहाँ से अगर ये कहूँ कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हैज बीन स्टार्टेड, पब्लिक जैसे हमारे यहाँ क्या हुआ था बैरकपुर में, मेरठ की छावनी में जब सैनिक विद्रोह पे उतर आए 10 मई तो 1857 को, तो वहीं से रिवोल्ट ऑफ 1857 की शुरुआत को माना जाता है, जहाँ से इमीडिएट कॉज अगर कहें उसको, तो यहीं से अगर हम ये कहें कि बैस्टाइल की घटना क्या है, एक इमीडिएट कॉज है। बैस्टाइल की घटना अगर हम कहें कि इमीडिएट कॉज है, जहाँ से चिंगारी लगी 14 जुलाई 1789 को, इसके बाद ये थमता नहीं है आपका। ठीक है, पूरे ईयर एट द लास्ट ऑफ द दिसंबर आपका 1789, ये पूरे ईयर आपकी घटना पे घटना चलती रहेगी विद द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग लुई 16 एंड हिज वाइफ, यानी कि उसकी राजा और राजा की वाइफ की डेथ तक ये सिलसिला थमेगा नहीं और इसी तरह से चलता रहेगा। तो अगर हम इस घटना को 14 जुलाई 1789 की घटना को अगर हम कहें कि द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हैज बीन स्टार्टेड,
तो गलत नहीं होगा। तो आपको 14 जुलाई 1789 को आज भी फ्रांस अपना नेशनल डे आज भी वैसे ही मनाता है, ठीक है। तो ये मैंने आज आपको एक छोटा सा ये फर्स्ट जो आपका मेन की पॉइंट था उसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आगे मैं अपने अगले वीडियो में इसी सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आपको आगे बताऊंगी। तो तब तक के लिए मैं आप सभी लोगों से विदा चाहती हूँ। बाय, हैव अ नाइस डे।